हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पैट के पैट 2025 जीके जीएस के 50 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। आपको पता होगा कि पैट का जो एग्जाम है वो 6 सितंबर और 7 सितंबर 2025 को होने वाला है। 2025 को होने वाला है, जिसके लिए हम जीके और जीएस कर रहे हैं। ये सीरीज दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसलिए इस सीरीज को आप मिस मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि 2024 के गद्दार तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों थोड़ी स्पीड रहने वाली है। ये मिला है अल्लू अर्जुन को। किसे मिला है? अल्लू अर्जुन को। किस फिल्म के लिए मिला है? वो मिला है पुष्पा 2 के लिए मिला है। और पुष्पा 2 के लिए ये अवार्ड दिया किसने है? ये दिया है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने ये पुरस्कार दिया है। तेलंगाना की राजधानी आपको पता होगा हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों। वो क्वेश्चन बनता है कि एक पुरस्कार विजय देवरकोंडा को भी मिला है। एक पुरस्कार विजय देवरकोंडा को भी मिला है। तो विजय देवरकोंडा को मिला है पुरस्कार। वो कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? वो मिला है विजय देवरकोंडा। विजय देवरकोंडा को एक पुरस्कार दिया गया है। वो दिया गया है कंठाराव सॉरी ये दिया गया है कांठाराव नहीं है, कंठाराव अवार्ड। ये विजय देवरकोंडा को दिया गया है। आपको दोनों ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहता है अमजद अली खान का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है सरोद से। अमजद अली खान किससे संबंधित थे? सरोद वादक थे। तो हम इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नाम देखेंगे। जैसे हमने कहा, सबसे पहले हम देखते हैं सितार वादक कौन कौन थे। तो आप नोट करते चलिएगा। सितार वादक थे पंडित रविशंकर सितार वादक थे। परवेज खान सितार वादक थे। बुद्धादित्य मुखर्जी ये सितार वादक थे। अनुष्का शंकर ये सितार वादक थे। आपको इतने नाम ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं वीणा वादक की। वीणा वादक कौन कौन थे? तो वीणा वादक थे असद अली खान और कौन था? और था श्याम सुंदरम। आपको ये दो नाम ध्यान रखने हैं, श्याम सुंदरम। उसके बाद बांसुरी वादक की बात करते हैं। बांसुरी वादक कौन कौन थे? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक था। और एक नया नाम है पारसनाथ, ये भी बांसुरी वादक थे। और देखते हैं आगे। मैंने कहा सरोद वादक कौन कौन था? सरोद वादक थे अमजद अली खान, अली अकबर खान और कौन था? अलाउद्दीन खान। ये भी लिख सकते हैं अलाउद्दीन खान। ये नाम आपको ध्यान
रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी और भी नाम है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर लिखवाता हूं आपको। और नाम है तबला वादक। अभी तबला तो नहीं लिखा ना, तबला वादक। तबला वादक कौन कौन थे? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन तबला वादक कौन थे? जाकिर हुसैन तबला वादक थे। और अल्लाह रखा खान तबला वादक थे। अल्लाह रखा खान तबला वादक थे। और कौन था? एक और नाम था दोस्तों, वो था तफू खान। तफू खान ये भी तबला वादक थे। और संतूर वादक, संतूर वादक, संतूर वादक कौन कौन थे? पंडित शिव कुमार शर्मा। ये क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा आता है। पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। और पंडित शिव कुमार शर्मा के बाद राहुल शर्मा, राहुल शर्मा। उसके बाद आता है भजन सोपारी, भजन सोपारी। उसके बाद आता है भजन सोपारी के बाद एक नाम हो रहा है अभय सोपारी, अभय सोपारी। ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेष अधिकार नहीं है? अब बहस और कार्यवाही की स्वतंत्रता ये तो अधिकार है। आपने देखा होगा कि पक्ष और विपक्ष में बहस होती है और कार्यवाही होती है। संसद के आंतरिक मामलों में बिल्कुल ये भी अधिकार है। और साक्ष्य गवाह की उपस्थिति, गवाह पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये उनका अधिकार नहीं है, ये भी अधिकार है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। यहां से आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि संसद का जो विशेष अधिकार है, संसद का विशेष अधिकार, विशेष अधिकार वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? वो आता है आर्टिकल नंबर 105 के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य कालीन मूर्ति कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमें बताना है मौर्य कालीन मूर्ति कला का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो वो होगा दोस्तों रामपुरवा का स्टोन बुल, रामपुरवा का स्टोन बुल। आपको पता होगा मौर्य कालीन मूर्ति कला में सबसे अच्छा जो मूर्ति कला बताई गई है वो है अशोक के स्तंभ, अशोक स्तंभ। अब जब अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ को आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, अशोक स्तंभ को कब बनवाया गया? वो बनवाया गया 3री सदी में, 3री सदी में। या मैं ऐसे लिखता हूं 3री सदी में, 3री शताब्दी, 3री शताब्दी में। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अशोक के जो स्तंभ है वो सैंडस्टोन राजधानी के रूप में जाने जाते हैं। सैंडस्टोन राजधानी, सैंडस्टोन राजधानी के रूप में जाने जाते हैं। और इस सैंडस्टोन राजधानी को किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं रामपुरवा का बैल, रामपुरवा का बैल के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन मुझे पता है आपके लिए नया होगा। रामपुरवा का बैल के नाम से सैंडस्टोन राजधानी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के पसंदीदा, गांधी जी के फेवरेट भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए के लेखक कौन है? वो है नरसी मेहता, नरसी मेहता। तो आपको ध्यान रखना है जो नरसी मेहता जी हैं, नरसी मेहता, उनके जो लेख हैं या मैं कहूँ पुस्तक हैं जो भी हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो है जो गांधी जी के फेवरेट थे वैष्णव जन, वैष्णव जन तो तैने कहिए, तो तैने कहिए, एक तो ये है। और कौन कौन से हैं? एक है आपका कौन सा? हरमाला, हरमाला। और कौन सा है? एक है आपका झारी न पड़ा, झारी न पड़ा, झारी न पड़ा। और एक है आपका पुत्रा विरह, पुत्रा विरह, पुत्रा विरह।
ये नरसिंह मेहता जी के लेख हैं या पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की सतह का पलायन वेग कितना होता है। ये आप सभी को पता ही होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। अभी हम और भी जानते हैं, जैसे मैंने कहा पलायन वेग है क्या। पलायन वेग है क्या? पलायन वेग एक ऐसा वेग है जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी के वायुमंडल से या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रफल से बाहर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए, वो तभी पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, कई सारे पॉइंट है दोस्तों यहाँ से। जैसे मैंने लिया पहला पॉइंट, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है। क्या कोई मुझे बताएगा पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, ये आपको बताना है। दूसरा पॉइंट है यहाँ से, शुक्र ग्रह का पलायन वेग क्या है। शुक्र ग्रह का पलायन वेग क्या है, ये आप बताएंगे। और मंगल ग्रह का पलायन वेग क्या है। मंगल ग्रह का पलायन वेग क्या है। और एक पॉइंट है यहाँ पर, शनि ग्रह का पलायन वेग क्या है। शनि ग्रह का पलायन वेग क्या है। पलायन वेग आपको ये क्वेश्चन मुझे बताने हैं। तो चलिए देखते हैं। अब पृथ्वी का पलायन वेग कितना होगा, 11.19 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड। शुक्र ग्रह का पलायन वेग कितना होगा, 10.36 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर मैं कहूं मंगल ग्रह का कितना होगा, 5.03 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड। शनि ग्रह का पलायन वेग कितना होगा, 36.09 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये आपको ध्यान रखने हैं 4 पॉइंट। आपका क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। पृथ्वी की सतह का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, लेकिन ये पृथ्वी का है, ये बाहर निकलने का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन ये न्यूनतम है, आपको ध्यान रखना है, ये मिनिमम है। ये क्या है, मिनिमम है ये वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में किस विभाग ने सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला अकादमिया उद्योग CCU टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना है, ये किसने लॉन्च किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने लॉन्च किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने लॉन्च किया है। दूसरा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ नहीं है दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्रण किस गुफा में मिलता है। कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्रण किस गुफा में मिलता है। ये मिलता है आपको एलोरा की गुफाओं में। किसमें मिलता है, एलोरा की गुफाओं में मिलता है। अब एलोरा की कौन सी गुफा में मिलता है, आपको ध्यान रखना है, एलोरा की भी 16वीं गुफा में, 16वीं गुफा में मिलता है। एलोरा की 16वीं गुफा में मिलता है। और एलोरा, मैं यहां पर लिखता हूं, एलोरा एक यूनेस्को स्थल है। एक यूनेस्को स्थल है। और आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। गुफा नंबर 16 मैंने लिखा, गुफा 16 में है। गुफा 16 शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है। और कैलाश पर्वत को हिलाते हुए गुफा मंदिर के बाहरी दीवार पर दर्शाया गया है। इसका आपको ध्यान रखना है। हम और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा, चलो यहीं पर लेते हैं। अभी मैंने कहा है जूनागढ़ की गुफाएं, मैंने लिखा, सबसे पहले लिखते हैं उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी गुफाएं कहाँ है, उदयगिरी गुफा कहाँ है, आपको बताना है उदयगिरी गुफा कहाँ है। और
जूनागढ़ गुफा कहाँ है? जूनागढ़ गुफा कहाँ है? उसके बाद बाघ गुफाएं कहाँ है? बाघ गुफा कहाँ है? आपको तीनों बताने हैं। अब तीनों में सबसे पहले उदयगिरी गुफाएं कहाँ हैं? ये है उड़ीसा के अंदर। ये कहाँ पर है? उड़ीसा। उड़ीसा में भी कहाँ पर? भुवनेश्वर। उड़ीसा में कहाँ पर? भुवनेश्वर। उड़ीसा में भुवनेश्वर। और जूनागढ़ की गुफाएं कहाँ पर है? ये जूनागढ़ गुजरात। जूनागढ़ गुजरात के अंदर है। जूनागढ़ गुजरात। और ये कहाँ पर है? आपको पता होगा बाघ स्टेट किसे बोलते हैं या टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। तो ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी अगर आप चाहो बहुत सारी डिटेल है दोस्तों, अभी हम ये भी लिख सकते हैं कि उदयगिरी की गुफा में क्या पाया जाता है और जूनागढ़ की गुफा में क्या पाया जाता है, बाघ गुफा में क्या पाया जाता है, तो आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है? ये आपने पढ़ा होगा। प्रस्तावना का महत्व राष्ट्रपति के उद्देश्यों को बताती है? नहीं। चुनाव के उद्देश्य को? नहीं। संविधान के उद्देश्यों को बताती है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को बताती है, ना कि किसी और के उद्देश्यों को। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहां से बस एक क्वेश्चन ज्यादा बन जाता है, वो बनता है कि प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया। तो आपको ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया। एक ही बार संशोधन हुआ है जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े? वे जोड़े आपके 3 शब्द जोड़े गए और वो जोड़े हैं जी। 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? एक जोड़ा है धर्मनिरपेक्ष। एक जोड़ा है धर्मनिरपेक्ष। एक सेकंड। एक तो जोड़ा गया पहला शब्द धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष। दूसरा शब्द जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। और तीसरा शब्द जोड़ा गया है गणराज्य। लोकतांत्रिक, गणराज्य। 3 शब्द जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। आपको ध्यान रखना है ये 3 है। सॉरी ये 3 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है जल का उपयोग करके दांतों की सड़न को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए यह निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अधीन है? तो आप सभी को पता होगा दांतों में आयोडीन नहीं पाया जाता, क्लोरीन नहीं पाया जाता, कार्बन नहीं पाया जाता, फ्लोरीन पाया जाता है। तो यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। फ्लोरीकरण उसे हम कहेंगे। अब फ्लोरीकरण आप सभी को पता होगा कि जो आयोडीन होता है, आपने देखा होगा आयोडीन किससे संबंधित है? घेंग। आयोडीन से संबंधित रोग है घेंगा रोग, है ना। क्लोरीन स्विमिंग पूल की सफाई वगैरह करता है क्लोरीन। और एक ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी बनाता है कौन? क्लोरीन। कार्बन के बहुत सारे काम होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना और भी हैं, वो सब कार्बन करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, हम लिख सकते हैं सबसे शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? वो होता है हमारा, वो कौन सा होता है जिसकी रक्षा कौन करता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन करता है। अभी दोस्तों वो होता है क्या? फ्लोराइड? नहीं नहीं नहीं, और कुछ होता है। चलो बताते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं है? आपको बताना है कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं है। अब कौन सा परिणाम नहीं है हमें देखना। बढ़ती कीमतें और कृषि श्रमिकों के भुगतान के तरीके में बदलाव, नगद भुगतान में, अनाज में भुगतान, ये वाला कारण नहीं है। ये हरित क्रांति का परिणाम नहीं है। हरित क्रांति क्या कहती थी? हरित क्रांति कहती थी कि हरित क्रांति कहती थी कि कृषि श्रमिकों की मजदूरी तो बढ़े, किसी श्रमिकों की मजदूरी तो बढ़े और रोजगार भी बढ़े। भाई ये वाला तो कहती थी हरित क्रांति, तो ये तो अपने आप में सही है।
ये सही है। फिर कहते हैं रोजगार भी बढ़े, ठीक है, और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होते गए। बिल्कुल, अगर मान के चलो किसी की फसल अच्छी हुई अमीर की तो वो अमीर बना, गरीब की फसल खराब हो गई तो वो गरीब बना, इसलिए ये भी इसका एक कारण है। अगर मैं कहूं हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, वो 1960 से 1970 के दशक में होती है, या एग्जैक्टली कहे तो 1965 के आसपास होती है। यह हरित क्रांति किससे रिलेटेड थी, ज्यादातर गेहूं और धान से रिलेटेड थी, गेहूं और धान से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है 2025 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली एनसीसी टीम में कितने कैडेट थे, हमें ये बताना है। इसमें थे 10 कैडेट। कितने कैडेट थे, 10 कैडेट थे। अब इन्होंने चढ़ाई तो की, ठीक है ना, चढ़ाई की, 10 कैडेट थे। 10 में से हम देखेंगे, 10 में से 5 लड़के, 5 लड़के और 5 लड़कियां थी, 5 लड़के और 5 लड़कियां थी। अब हम देखते हैं ये इस अभियान की शुरुआत कब की गई, इस अभियान की शुरुआत की गई 3 अप्रैल 2025 को। किसने शुरुआत की, इसकी शुरुआत की गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आपको ध्यान रखना है। और भी लिख सकते हैं हम, लेकिन आपको बस केवल इतना ही ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसकी औसत आयु भी लिख सकते हैं। इस ग्रुप की औसत आयु, इस ग्रुप की औसत आयु जो थी 19 वर्ष थी, 19 वर्ष थी, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहते हैं जियो सिनेमा और डिस्ने प्लस हॉटस्टार के विलय से बने नए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। इसमें इसका आप सभी को पता होगा, इसे हम कहते हैं जियो हॉटस्टार। इसे क्या कहते हैं, जियो हॉटस्टार कहते हैं। और ये कब मिला, या हम कहें तो कब मिला, ये एक साथ कब आया, ये आपको ध्यान देना है। एक सेकंड दोस्तों, ये तो मेरे पास जानकारी नहीं है, ये कब विलय हुआ, करंट का क्वेश्चन है, का नाम क्या है, केवल नाम ही हमसे पूछा है। इसमें हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज, जैसे जियो स्टार की अगर मैं बात करूं, जियो स्टार, जो जियो स्टार है, जियो स्टार, जियो स्टार के जो सीईओ हैं, जियो स्टार के जो सीईओ थे वो थे किरण मणि। किरण मणि, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना जरूरी होता है दोस्तों। इसके स्टार थे किरण मणि, वो भी डिजिटल के लिए, लेकिन ये तो डिजिटल के थे। अब मनोरंजन का सीईओ कौन कौन था, मनोरंजन, एक था डिजिटल, इसमें एक मनोरंजन और एक था खेल, एक था खेल। अब तीनों के सीईओ अलग अलग थे, इसका भी सीईओ अलग था, इसका भी सीईओ अलग था। तो हम ले सकते हैं, इसका कौन था, केविन वाज, मनोरंजन का केविन वाज, और खेल का कौन था, संजोग गुप्ता, खेल का था संजोग गुप्ता। आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हम जियो हॉटस्टार से ले सकते हैं, ऐसा ही जियो हॉटस्टार हमने बनाया, जियो हॉटस्टार। एक सेकंड दोस्तों, जियो हॉटस्टार ये आया। अब जियो हॉटस्टार किस लिए प्रसिद्ध है, आपने देखा होगा आईसीसी जो मैच होते हैं, क्रिकेट विश्व कप होते हैं, T20 विश्व कप होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वे सब क्रिकेट के कप इसी पर होते हैं। क्रिकेट विश्व कप और T20 और चैंपियंस
ट्रॉफी, ये सब इसी पर हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में विनिवेश को क्या कहा जाता है? जब हम किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में विनिवेश, हम री निवेश करते हैं या री इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। उसे क्या कहते हैं? निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। E0FIR पहल, E0FIR पहल का अनावरण किस उद्देश्य, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों की जांच में तेजी लाना है, किसने किया है? ये किया है अमित शाह ने। ये किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह कौन है? अमित शाह है गृह मंत्री। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री। अगर मैं बात करूं राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री। ये कौन है? रक्षा मंत्री। और ये कौन है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। और देखते हैं ये कौन है? अश्वनी वैष्णव, रेल मंत्री। ये कौन है? रेल मंत्री। आपको ध्यान रखना है। और ये जारी कहाँ किया गया? आपको ध्यान रखना है। ये सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां पर की गई, ये हमें ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत E0FIR की शुरुआत कहाँ की गई? ये की गई, की शुरुआत कहां पर की गई? दिल्ली के अंदर। की शुरुआत कहां की गई? दिल्ली के अंदर की गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये आप सभी को पता होगा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण हर साल वित्त मंत्री के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये हर साल पर ईयर, हम कहे तो पर ईयर प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। आपको ध्यान रखना है। और अगर यहां पर दिया हुआ है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। अब नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना की गई कब? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वो है नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक और बता देता हूं, मैं कहूं तो कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहां स्थित है? यहां से क्वेश्चन बन जाता है कहां स्थित है। ये है आपका कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर। आपको ध्यान रखकर चलना है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? अभियान का नाम क्या है? ये है एक देश एक धड़कन। इस अभियान का नाम क्या है? एक देश एक धड़कन। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, भारत में एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? एक देश एक धड़कन अभियान शुरू किया गया। हम और भी लिख सकते हैं, जैसे तिरंगा और देशभक्ति। एक है तिरंगा और देशभक्ति, तिरंगा और देशभक्ति, तिरंगा और देशभक्ति। और भी अभियान है ये तिरंगा के गर्व महसूस कराने के बढ़ावा देने के लिए तिरंगा और देशभक्ति अभियान चलाया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहां पर है? ये आप सभी को पता होगा। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है, मैंने अभी आपको बताया था। अब एलिफेंटा गुफाएं यहां पर है, ठीक है। अब इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया?
इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? आपको ये बताना है 1987 के अंदर, 1987 के अंदर इसे शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अर्धसैनिक बल की महिला कौन है? पहली अर्धसैनिक बल की महिला कौन है? वो है गीता सामोटा। गीता समोटा, गीता समोटा। आपको ध्यान रखना, ये अर्धसैनिक बल की पहली महिला है गीता समोटा, जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, जो पहली महिला बन गई है। अब माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 8,848 भी पेपर में आता है, 8,850 भी पेपर में आता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पर हम 8,850 को रखते हैं। आपको ध्यान रखना है। और ये जो है गीता समोटा, ये इनकी आयु क्या है? हालांकि करंट का क्वेश्चन है, आयु पूछ लेता है। ये 35 वर्ष की है, ये 35 वर्ष की है, क्योंकि उसने कहा है महिला कौन बनी है, तो इनकी आयु 35 वर्ष की है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये सीकर जिला राजस्थान, सीकर राजस्थान की रहने वाली, सीकर राजस्थान की रहने वाली है। ठीक है, और इनके बारे में क्या जानकारी है? ये 2011 में सीआईएसएफ में शामिल हुई थी, और वर्तमान में कहां पर है? ये वर्तमान में उदयपुर एयरपोर्ट पर तैनात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जल परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? पौधों में जल परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका आप सभी को पता होगा, जाइलम। इसका आप सभी को पता होगा, जाइलम उत्तरदायी होता है इसके लिए, जल के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं तो खाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ये होता है खाने को पत्तियों यानी कि सभी जगह पहुंचाने के लिए फ्लोएम जारी होता है। खाने के परिवहन के लिए फ्लोएम जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? लीला सैमसन का संबंध आप सभी को पता होगा, भरतनाट्यम। लीला सैमसन किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। हम और भी लिख सकते हैं, जैसे भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहते हैं, भरतनाट्यम को क्या कहते हैं? सादिर अट्टम भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? भरतनाट्यम को सादिर अट्टम कहते हैं, दासी अट्टम भी कहते हैं, दासी अट्टम भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिसे हम लिख सकते हैं, दासी अट्टम भी कहते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, अब केवल मैं इनके बारे में ही, कथकली से रिलेटेड आपको खुद ही पढ़ना होगा दोस्तों, मैं केवल आपको बता सकता हूं। कथकली ये केरल में किया जाता है। ये कहां पर किया जाता है? ये तमिलनाडु में, ये केरल में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ओडिसी उड़ीसा के अंदर। अभी इनके हम लिख सकते हैं, इनके कलाकार भी कौन किससे संबंधित हैं। अगर मैं कहूं तो भरतनाट्यम से संबंधित बहुत सारे हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं मैं, यहां लिखा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से संबंधित है रुक्मणी देवी अरुंडेल, मृणालिनी साराभाई, और यामिनी कृष्णमूर्ति, और कौन है? सोनल मानसिंह, लीला सैमसन,
लीला सैमसन, ईटीसी। और भी बहुत सारे हैं लेकिन हम नहीं लिखेंगे, आगे लिखते हैं। जैसे मैंने कहा ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है कथकली। तो कथकली, मैं केवल इन्हीं 4 ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा। कथकली, कथकली की जब हम बात करते हैं, कथकली में रागिनी देवी, रागिनी देवी, शांताराव, शांताराव, रीता गांगुली, रीता गांगुली, कृष्णा नायर, कृष्णा नायर, गोपीनाथ राघवन, गोपीनाथ राघवन, आपको ध्यान रखना है। हमारा तीसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी, हमारा तीसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी लेकर चलते हैं। कुचिपुड़ी में कुचिपुड़ी कहता है यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वपन सुंदरी, स्वपन सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, राजा एंड राधा रेड्डी, राजा और राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, आपको ध्यान रखना है। एक ऑप्शन और है ओडिसी, ओडिसी भी यहीं पर लिखवा देता हूं मैं। ओडिसी, ओडिसी कौन कौन से करते हैं? ओडिसी करते हैं माधवी मुदगल, माधवी मुदगल, संयुक्ता पणिग्राही, संयुक्ता पणिग्राही आदि, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के बारे में बताता है? तो आपको ध्यान रखना है, यह बताता है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। आप इनके बारे में लिखेंगे अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से, वित्त आयोग से। अनुच्छेद 281 281 किससे संबंधित है? वित्त आयोग की सिफारिश, वित्त आयोग की सिफारिश से संबंधित है। अनुच्छेद 282 282 किससे संबंधित है? संघ या राज्य द्वारा, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व, अपने राजस्व से बाहर बाहर निकाले जाने वाले, बाहर निकाले जाने वाले व्यय के बारे में बताता है, के बारे में बताता है। अनुच्छेद 283 ये आकस्मिक निधि के बारे में बताता है, आकस्मिक निधि के बारे में बताता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1973 में शांत घाटी, जिसे हम बोलते हैं साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, ये कहां पर स्थित है? ये है केरल के अंदर, ये कहां पर है? केरल के अंदर, यही हमसे पूछा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है
या और भी लिख सकते हैं हम, अगर लिखना चाहे तो बहुत सारे हैं लिखने के लिए। तो ये कहता है रामप्पा विद्रोह नामक जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने, अल्लूरी सीताराम राजू ने। ये कब हुआ था आपको ध्यान रखना है, ये कब हुआ था? रामप्पा विद्रोह, मैं यहां पर लिखता हूं रामप्पा विद्रोह कब हुआ? रामप्पा विद्रोह कब हुआ? ये हुआ अगस्त 1922 से मई 1924 तक ये हुआ रामप्पा विद्रोह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये किया किसने? चलो मैं वो भी यहां पर लिख देता हूं, इसका नाम भी अल्लूरी सीताराम राजू, सीताराम राजू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को कौन नापता है? बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, हमें ये देखना है। ठीक है, चलो देखते हैं अब किसका उपयोग किया जाता है। तो हम इसका आंसर होगा नेफोस्कोप, नेफोस्कोप। इसका आंसर क्या होगा? नेफोस्कोप। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेफोस्कोप का अगर मैं कहूं कि इसकी खोज कब हुई, इसका आविष्कार कब हुआ, इसका आविष्कार हुआ है 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया गया। आविष्कार किया किसने, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की है कार्ल, इसकी खोज की है कार्ल गोटफ्रीड, गोटफ्रीड, कार्ल गोटफ्रीड फाइनमैन, फाइनमैन, लुईस बेसन, लुईस बेसन और मिखलाई, मिखलाई, मिखलाई पोमोर्टशेव, इन्होंने इसकी खोज की है। और भी देखते हैं, जैसे मैंने कहा वेंचुरी मीटर, मैं इसके बारे में भी लिखवाता हूं। वेंचुरी मीटर क्या मापता है? वेंचुरी मीटर द्रव की गति मापता है, द्रव की गति पाइप में, सॉरी पाइप में द्रव की गति मापता है। ठीक है, हो गया। नेफोमीटर, अगर मैं कहूं एक है नेफोस्कोप, एक होता है नेफोमीटर, नेफोमीटर आपको मैं यहीं पर लिखवाता हूं। एक होता है, ये तो है नेफोस्कोप, एक होता है नेफोमीटर, नेफोमीटर। नेफोमीटर क्या मापता है? नेफोमीटर मापता है बादल की मात्रा, बादल की मात्रा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, एक है नेफोमीटर और एक है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप जो है वो मापता है बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को, लेकिन नेफोमीटर मापता है बादल की मात्रा को। एक आता है पाइरजियोमीटर, पाइरजियोमीटर। अब पाइरजियोमीटर क्या मापता है? पाइरजियोमीटर ये मापता है जिसे हम बोलते हैं अवरक्त किरणें। ध्यान देंगे एक बार, अवरक्त स्पेक्ट्रम, अवरक्त अल्ट्रा वोयलेट, अल्ट्रा वोयलेट स्पेक्ट्रम, अवरक्त, अवरक्त विकिरण को मापता है, विकिरण को मापता है। नेफोलोमीटर, नेफोलोमीटर क्या मापता है? नेफोलोमीटर भी लिखेंगे यहां पर, नेफोलोमीटर, नेफोलो, नेफेलोमीटर, नेफेलोमीटर क्या मापता है? ये मापता है
गैस में या द्रव में कणों की सांद्रता, कणों की सांद्रता आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? सबसे पहले हमें पता है ये गोदावरी की सहायक नदी है। चलो इसकी भी सहायक नदी है, इसकी भी क्या है? सहायक नदी, नदी है। कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है? इसकी सहायक नदी है नंदीराज नदी, नंदीराज नदी। और कौन सी सहायक नदी है इसकी? भास्केल नदी, भास्केल नदी। और नारंगी नदी, नारंगी नदी। निम्बरा नदी, निम्बरा नदी। और कौन सी है? कोटरी नदी, कोटरी नदी। बंदिया नदी, बांदिया नदी, सॉरी, बांदिया नदी। ये सभी इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, इंद्रावती नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे और भी ले सकते हैं, गोदावरी की सभी नदी लिख सकते हैं। गोदावरी की सभी सहायक नदी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये होगी गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी होगी इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती के बाद पैनगंगा, पैनगंगा, वैनगंगा आदि बहुत सारी नदियां हैं, हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा कृष्णा की सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदी लिखते हैं। कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है? वो है भीमा, भीमा नदी, टिंडी नदी, टिंडी नदी, पलेरू नदी, पलेरू नदी, मूसी नदी। मूसी किसकी सहायक नदी है? वो है कृष्णा की सहायक नदी है। और भी हैं, जैसे लिखा यहां पर कोयना नदी, कोयना, कोयना, दूध गंगा, दूध गंगा, वेन्ना, वेन्ना, मालप्रभा, घाट प्रभा, मालप्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा आदि। और भी नदी हैं, जैसे मैंने लिखा। अब हम लिखते हैं कावेरी की। दो और बची हैं दोस्तों, ये भी लिखवाता हूं अभी। कावेरी की सहायक नदी लिखते हैं कावेरी, कावेरी की सहायक नदियां होगी अमरावती, अमरावती नदी कावेरी की सहायक नदी है। भवानी नदी, भवानी नदी, काबिनी नदी, काबिनी नदी कावेरी की सहायक नदी है। आगे महानदी की सहायक नदी, महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? महानदी की है शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी, जोंक नदी, जोंक नदी, हसदेव नदी, हसदेव नदी,
मंड नदी, मंड नदी, इब नदी, ओंग नदी, ओंग नदी आदि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप सभी को पता होगा चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। अब मैं आपको यहाँ पर सभी अनुसूची लिखवाता हूँ। सभी अनुसूची लिखवाएंगे हम। जैसे मैंने लिखा पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो पहली अनुसूची राज्य एवं यूटी से संबंधित है। दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची वेतन भत्तों से संबंधित, वेतन भत्तों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित, सीटों के बंटवारे, मैं ऐसे लिखता हूं, बंटवारे से संबंधित है। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? एससी एंड एसटी, एससी एंड एसटी के प्रावधान। छठी अनुसूची, छठी अनुसूची किससे संबंधित है? असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम हाँ, के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान छठी अनुसूची में है। आगे सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? सातवीं अनुसूची है संघ एवं राज्यों का, राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, का विभाजन। ठीक है, इसमें तीन उपसूची आती हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। इनके अलग अलग विषय हैं। अब बात करते हैं आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची की बात करते हैं भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची पंचायत। 12वीं अनुसूची नगर पालिका। ये हमारी 12 की 12 अनुसूची थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स के मानद रैंक
प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये लिया है गृह मंत्रालय ने। ये किसने लिया है? गृह मंत्रालय ने लिया है। ये करंट का क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। गृह मंत्री वो है अमित शाह। अमित शाह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ये आप सभी को पता होगा। लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया? चंदेलों ने बनवाया। लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने बनवाया। यही तो है ना? कब बनवाया? ये बनवाया 9 से 13वीं शताब्दी के बीच। 9 से 13वीं शताब्दी के बीच आपको ध्यान रखना है। और सबसे पुराने मंदिरों में से ये एक है। अब बात करते हैं खजुराहो के स्मारक की। खजुराहो के स्मारक कहाँ है? आप सभी को पता होगा। खजुराहो, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका आप सभी को पता होगा। वो होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके तहत होते हैं? ये आरबीआई एक्ट की धारा 22 के अनुसार 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है जागरोस पर्वत कहाँ स्थित है? जागरोस पर्वत कहाँ स्थित है? ये है आपका ईरान के अंदर। कहाँ पर है जागरोस पर्वत? ईरान के अंदर है। मैं आपको पूरा लिखवाता हूं। मैंने कहा ईरान, इसके सामने इसका सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर, ठीक है। ईरान, इराक, सीरिया, यमन, मैं इन सभी के आपको लिखवा देता हूं। जैसे ईरान का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यह है अलबुर्ज और जागरोस। अलबुर्ज और जागरोस। दूसरा है इराक, इराक का है जागरोस। इराक का है जागरोस। सीरिया, सीरिया का है एंटी लेबनोन। एंटी लेबनोन। यमन, यमन का है सरवात। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह कहता है किस अवधि के दौरान बहमनी साम्राज्य अस्तित्व में आया? तो किस अवधि के दौरान बहमनी साम्राज्य अस्तित्व में आया? वो आया मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अस्तित्व में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अब अनुच्छेद 21 की जब हम बात करते हैं, आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 21 केवल जीवन जीने का अधिकार, केवल तो नहीं है, जीवन जीने का अधिकार तो है लेकिन केवल नहीं है। केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता और गोपनीयता का अधिकार ये भी नहीं है। तो क्या होगा? जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अधिकार किससे? आर्टिकल 21 से संबंधित है। आपको ध्यान होगा आर्टिकल 21 में ही एक और आता है, यहां पर आर्टिकल 21A 21 का ए। 21 का ए कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? आपको ध्यान रखना है। ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन, 86वें संशोधन 2002 के अंदर। आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है?
इसमें है निशुल्क शिक्षा का अधिकार, निशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो संशोधन केवल संसद कर सकती है। संशोधन कौन कर सकता है? केवल वो संसद कर सकती है और कोई संशोधन नहीं कर सकता। आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे हैं। अब अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 में है, आर्टिकल 12 से 35 में है। हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें से 6 कौन कौन से हैं? वो है पहला अधिकार है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल भी लिख देता हूं 14 से 18। दूसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार वो है आपका 19 से 22। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार वो होगा 25 से 28, 25 से 28। पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30। छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ये हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस है? ये हमें बतानी है। वो किसके हैं? वो है शनि के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस है। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, आपको बताना है कि शनि ग्रह का पलायन वेग कितना है। शनि ग्रह का पलायन वेग कितना है ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है 2024 के मातृभूमि साहित्यिक पुरस्कार के विजेता कौन है? मातृभूमि साहित्यिक पुरस्कार के विजेता कौन है? ये नया क्वेश्चन है। इसके विजेता है सारा जोसेफ। इसके विजेता कौन है? सारा जोसेफ। अब जब सारा जोसेफ है तो हमें बताना है इसमें कितनी राशि दी जाती है, कितनी राशि पुरस्कार में दी जाती है। वो दी जाती है 3 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाती है? 3 लाख रुपए दी जाती है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है ये आपको कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि बंगाल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिक्के ढाले जाते हैं? सिक्के ढाले जाते हैं। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिक्के ढाले जाते हैं? बेंगलोर के अंदर सिक्के नहीं ढाले जाते, पुणे में सिक्के नहीं ढाले जाते, चेन्नई में सिक्के नहीं ढाले जाते। तो इसका जो आंसर होगा, एक सेकंड दोस्तों, सिक्के ढाले जाते हैं तो इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है दोस्तों। इसमें आप एक ऑप्शन लिख लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ये ऑप्शन, क्योंकि इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। अब भारत में सिक्के कहां कहां ढाले जाते हैं मैं आपको लिखाता हूं। भारत में सिक्के 5 स्थानों पर ढाले जाते हैं, 5 स्थानों पर डाले जाते हैं। 5 स्थान कौन कौन से हैं लिखेंगे। पहला स्थान है मुंबई, मुंबई। दूसरा स्थान है अलीपुर कोलकाता, अलीपुर कोलकाता। और तीसरा स्थान है सैफाबाद, सैफाबाद जो हैदराबाद के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है। चौथा स्थान है चेरापल्ली, चेरापल्ली ये भी हैदराबाद के अंदर है। और पांचवा स्थान है नोएडा, नोएडा यूपी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर, नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। इन 5 स्थानों पर सिक्के ढाले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। तो आपको पता होगा बिहू असम में मनाया जाता है, बिहू असम का है, घूमर राजस्थान का है, गरबा गुजरात का है, चरकुला यूपी का है, कर्मा यूपी का है, पंडव यूपी का है। तो यूपी का कौन सा है, केवल ये। रो नाच भांगड़ा, रोफ जम्मू कश्मीर का, भांगड़ा पंजाब का, रो नाच जम्मू कश्मीर का है, कथकली केरल का, कथक उत्तर प्रदेश का, लावणी महाराष्ट्र का। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें सभी यूपी के नृत्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्षण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। वर्षण बोलते हैं, वर्षण। इस वर्षण को कहते हैं हम टेस्टीज, इसे हम क्या कहते हैं, टेस्टीज। अब टेस्टीज किससे रिलेटेड है, ये सेक्स, ये किससे रिलेटेड है, सेक्स से रिलेटेड है। तो अब सेक्सुअल हार्मोन कौन सा होता है, एक ही हार्मोन सेक्सुअल होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक ही हार्मोन होता है जो सेक्स से रिलेटेड होता है। इसे टेस्टोस्टेरोन को और क्या कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अभी मैं लिखवाता हूं, जैसे थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन ये इस थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है। एड्रेनिल किससे स्रावित होता है, ये अग्नाशय, एड्रेनाइल होता है, एक एड्रेनाइल होता है। ये एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। इंसुलिन किससे स्रावित होता है, ये होता है अग्नाशय से, अग्नाशय, अग्नाशय से स्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो वो करता है, कौन करता है, सभापति नहीं, राज्य नहीं, लोकसभा का कोई, एक सेकंड दोस्तों, उसकी अध्यक्षता करता है राज्यसभा के उपसभापति, एक सेकंड। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जब अध्यक्ष भी अब्सेंट हो और उपाध्यक्ष भी अब्सेंट हो तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, वो करेगा राज्यसभा का उपसभापति, वो कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुधाकर हेनरी विवियन डेरोजियो से संबंधित है।
किससे संबंधित है? ये संबंधित है बंगाल आंदोलन से। यंग बंगाल आंदोलन से। यंग बंगाल आंदोलन कब हुआ? ये हुआ है 1820 से 1830 के बीच। 1820 से 1830 के बीच हुआ है। और ये जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे, ये कौन थे? ये कोलकाता के हिंदू कॉलेज, कोलकाता के हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल थे। हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? वो देता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 देता है। इसमें आपको मैंने अभी लिखवाया हुआ है 17 अस्पृश्यता का अंत, जिसे हम कहते हैं, इसे रद्द कर दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 28 है शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये इसमें लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसीसियों ने आखिरकार अपने भारतीय क्षेत्रों को भारत को कब सौंप दिया? कब सौंपा? ये सौंपा 1954 के अंदर। 1954 के अंदर सौंपा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? यह है प्रोजेक्ट हिफाजत। प्रोजेक्ट हिफाजत इसका नाम है। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है या परियोजना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? मैंने अभी बताया आपको, थायरोक्सिन की जो ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड। थायराइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, इसलिए ये किससे रिलेटेड है? आयोडीन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रसोई गैस एलपीजी किसका मिश्रण है? ये सभी को पता होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राज्य को 20 मई 2025 तक आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित किया गया? वो किया गया है मिजोरम को। मुझे पता है इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे केरल लगाएंगे, लेकिन केरल नहीं है, वो मिजोरम है, क्योंकि 20 मई 2025 तक आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित किया जाने वाला राज्य है मिजोरम। मिजोरम को घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है लॉर्ड मैकाले आमतौर पर भारत लाए थे, क्या लाए थे? अंग्रेजी शिक्षा को। क्या लाए थे? अंग्रेजी शिक्षा को लाए थे। कब लाए थे? ये लाए थे 1835 के अंदर। 1835 के अंदर मैकाले रिपोर्ट आती है, जिसमें अंग्रेजी को राजकीय भाषा बना दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य का कानूनी सलाहकार? ये तो केंद्र का है, ये तो केंद्र का है, तो राज्य का कौन होगा? महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता आपको ध्यान रखना है। इसका आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल होगा 165। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है। अब उपकला भी ऊतक का प्रकार है, पेशी भी है, संयोजी भी है, तो अवकाशी कोई ऊतक नहीं है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अवकाशी कोई ऊतक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो यूपी SSC पैट में आएंगे ही आएंगे। पूरे एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को देखिएगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट के मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।